हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिल अप होम। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग विश्वजीत। चलिए आ जाइए सभी लोग, और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सोनिया। गुड मॉर्निंग करिश्मा नायक। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे कि मेरा ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा है। विश्वजीत, बस पढ़ाई चल रही है कि बढ़िया चल रही है? गुड मॉर्निंग मुनिया। यस, वेरी गुड विश्वजीत। बढ़िया चल रही है ना? गुड मॉर्निंग पूजा। यस सोनिया, 2 मंथ है हमारे पास। और 2 महीने में हम लोगों को बहुत कुछ करना है ना? बस क्लास जल्दी जल्दी से समाप्त होंगी, उसके बाद हम लोग जल्दी से बढ़िया रिवीजन करेंगे। पूरा 1 डेढ़ महीने रिवीजन करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर में हम लोगों का सिलेबस समाप्त हो जाएगा पूरा। नवंबर, और हो सकता है 15 दिन अक्टूबर में होगा। जो है सिलेबस वही है, अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा, 15 अक्टूबर तक फाइनल होगा। कोशिश ये है कि उससे पहले भी हो जाए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? कि आप लोग कहें कि सर रिवीजन पर्याप्त हो गया है, अब हम लोग कर लेंगे आराम से, है ना? राधे राधे गुड्डू। हाँ, पहले ही होगा बस, है ना? हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में थोड़ा देर में आए, क्योंकि वो थोड़ा
उसमें टेक्निकल वर्ड है ना? तो वो आपको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए उसमें थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वो स्टार्ट भी हम करेंगे और उसे जल्दी भी खत्म करेंगे। चल, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। मेरे ऐप में प्रॉब्लम आ गई थी फ़ोन में, जिससे कि हम लोगों ने स्टार्ट नहीं। फिलहाल टाइम हो गया है, सभी लोग आ चुके हैं। तो आई होप कल के सेशन में आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं होगा, और एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी सभी को क्लियर आ रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। यस, गुड मॉर्निंग पंकज। तो आज हम लोग अपने सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे। ओके। अच्छा, अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन होता है। ओके। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन कैसे होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसकी प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये संविधान के किस भाग में है दिए गए हैं, इसमें कौन सा अनुच्छेद सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 368 सुना होगा। जब सुना क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत, कि इसके अनुसार ही संविधान में संशोधन होते हैं। लेकिन किस बात को रख कर याद, कि जो संविधान की मूल संरचना अर्थात प्रस्तावना प्रियम्बल है, उसमें किसी भी प्रकार का उसकी मूल संरचना में फेरबदल नहीं होना चाहिए। राइट। तो ये मैंने आपको बताया था। अब हम लोग, अच्छा, आप लोग अमेंडमेंट से क्या समझते हैं, संविधान का संशोधन से आप क्या समझते हैं? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। चलिए, बदलाव। ओके। गुड्डू, किस में बदलाव? संविधान में कि अपने स्वयं में? है ना? संविधान में। ओके। चलिए, जो भी आपको पता है अच्छा है, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे, थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन आते हैं, कि हम लोग अगर किसी भी लिखित संविधान को देखें, तो उसमें समान भारतीय संविधान में ही परिस्थितियाँ एवं आवश्यकताएं के अनुरूप हम लोग, जैसे कोई भी संविधान हो, ठीक है, हम लोग उसमें परिवर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि आवश्यकता होती है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमें समय के अनुसार कुछ फेरबदल करने होते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान संशोधन हमारे संविधान में क्यों रखा गया? हमारे क्या, अधिकतर संविधानों में, सभी में रखा गया, क्योंकि जिस समय संविधान बना था, उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थीं, और हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये प्रावधान इसलिए रखा क्योंकि आगे भविष्य में क्या परिस्थितियाँ हो, क्या ना हो, उनके अनुसार जो भी रहेगा आगे, तो वो संशोधन कर सकें। ओके। अब दूसरी बात, हम लोगों का संविधान कैसा है? ना ज़्यादा रिजिड, कठोर है, ना ज़्यादा लचीला अर्थात ना फ्लेक्सिबल है। ओके। ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ज़्यादा रिजिड है। ओके। रिजिड मीन्स कठोर और फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। और संविधान की भाग 20 अनुच्छेद 368 में यह प्रक्रिया दी है कि भाई कैसे क्या संशोधन किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया है। संशोधन की शक्तियाँ दी गई हैं, इसे ना ज़्यादा कठोर है, ना ज़्यादा लचीला है। यह संशोधन की शक्ति मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित की जाती है। अर्थात आप लोगों ने केशवानंद भारती केस सुना होगा और पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो इस केस में क्या था, कोई बताएगा? चलिए बताइए। यस, 368 के तहत संविधान संशोधन करते हैं।
वेरी गुड। केशवानंद भारती में बताइए। केशवानंद भारती में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई थी कि संसद उन सभी व्यवस्थाओं में संशोधित नहीं कर सकती है जिनसे संविधान की मूल संरचना में या संविधान की मूल संरचना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या उससे उसके मूल ढांचे से संबंधित कोई भी फेरबदल हो, मतलब उसकी मूल जो ढांचा है उसमें किसी प्रकार का हम संशोधन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे सभी संशोधनों पर प्रतिबंध लगाता है उच्चतम न्यायालय। ओके, केशवानंद भारती में। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आते हैं 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। ये भाषा है, इसे हम लोग और सरल में देख लेंगे, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखिए, पहले कहानी के तौर में समझेंगे इसे, ठीक है। संशोधन केवल विधेयक पेश करके संसद द्वारा शुरू किया जाता है। विधेयक मंत्री या निजी सदस्य द्वारा, दोनों द्वारा पेश किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, संविधान के संशोधन का आरंभ जो होता है वो संसद के किसी भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है ना। और एक चीज याद रखिएगा, संशोधन केवल विधेयक पेश करके संसद द्वारा ही किया जाएगा। और जो संशोधन है संसद के किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, उच्च सदन या निम्न सदन में, लेकिन राज्य विधान मंडल में नहीं ला सकते। ओके, राज्य विधानमंडल में संशोधन कर सकते हैं या राज्य विधानमंडल में संशोधन प्रक्रिया ला सकते हैं, नहीं ला सकते। ओके, यहां से आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एनटीए और आपसे पूछ लेगा और आप उसे सही कर देंगे, लेकिन आंसर ये गलत होगा। ओके, कि संशोधन की प्रक्रिया के लिए आप या संविधान में संशोधन के लिए आप संसद के दोनों सदनों में जा सकते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं जा सकते। ओके, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, अर्थात पेश किया जा सकता है। ओके, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती कि हम पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे कि हमें विधेयक प्रस्तुत करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, सीधा आप जाइएगा, विधेयक प्रस्तुत कीजिएगा, फिर उस पर कार्रवाई होगी। ओके, विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। संघीय प्रावधान में संशोधन के मामले में सभी साधारण, गुड मॉर्निंग साक्षी, हाँ, राज्य विकास कानून बना सकते हैं विश्वजीत। ओके, वो ओनली उसी राज्य में अलाउ होंगे, है ना, वो अन्य राज्य में नहीं। संशोधन के मामले में साधारण बहुमत से आधा राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। पारित होने पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप में स्वीकृति प्रदान करनी होती है। दूसरी बात, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से भी पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल संख्या सदस्य के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों सदस्यों में विशेष बहुमत हो या फिर जो भी वहां के सदस्य हैं प्रेजेंट, उनमें से 2/3 मतदान आवश्यक है। ओके, इतनी चीज आपको यहाँ याद रखनी है। अब अगला पॉइंट ये है, यहाँ ये छोड़ दीजिएगा, कुछ यहाँ भी थोड़ा बहुत है। 2 टाइप के नहीं होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, करिश्मा थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आ रहे हैं हम लोग। ओके, संशोधन के टाइप प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक सदन में एक चीज याद रखिएगा, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना आवश्यक है, अनिवार्य है।
कि हर सदन में अलग अलग पारित होगा, ये नहीं कि एक में हो गया। और दोनों के बीच असहमति होने पर सदन, दोनों जो वो है सदन, है ना, तो दोनों सदनों के बीच अगर असहमति होती है तो संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं होता है। ओके, अगर दोनों में असहमति होती है दोनों सदनों में, तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट, संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे हों तो अगर संविधान में संघीय व्यवस्था के संशोधन के कोई मुद्दे आते हैं तो आधे राज्यों के विधानमंडलों में भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। ओके, उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत होते हैं ये सारे। अगर किसी भी प्रकार का संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के लिए कोई मुद्दा उठता है। ओके, जब हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे और प्रकार के अंडर ये देखेंगे कि भाई विशेष बहुमत से कौन होता है, साधारण बहुमत से कौन होता है, तब आपको संशोधन प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ सिर्फ अभी सुनिएगा। ओके, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये नहीं, राष्ट्रपति अपने पास विधेयक को रखेगा लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, या फिर वो उस पर कोई क्रिया लें या फिर उस पर कोई क्रिया ना लें, है ना, वो उन्हें बताना पड़ेगा, तभी अगला विधेयक लाया जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो विधेयक होता है वो एक अधिनियम बन जाता है। एक चीज याद रखिए, जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद क्या बन जाता है, एक्ट में बदल जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, उसे एक्ट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं संविधान का प्रावधान जो अनुच्छेद 368 के तहत है, विशेष बहुमत के माध्यम से संसद द्वारा संशोधन किया जाता है। तो सबसे पहले संशोधन के प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बार भेज सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। संशोधन के प्रकार, पहले साधारण बहुमत द्वारा, एकदम सिंपल मेजॉरिटी द्वारा। दूसरा आपका विशेष बहुमत द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। नंबर थर्ड, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों विधानमंडलों की आज्ञा द्वारा या संस्तुति द्वारा। ओके, तब हम लोग विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों की सहमति द्वारा। ओके, इतनी चीज आपको प्रकार में याद रखना है। अब लेकिन जो करिश्मा कह रही सर दो प्रकार के होते हैं, तो वो कैसे, अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधनों की व्याख्या करते हैं। जो दो प्रकार के हैं वो आपके विशेष बहुमत द्वारा है और एक आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा है। ओके, लेकिन ये जो संशोधन है आर्टिकल 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं है। जो हमने तीन प्रकार के ये बताए हैं, ये 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं है, लेकिन जो ऊपर हमने आपको दो प्रकार के हैं, जैसे एक तो आपका संसद में विशेष बहुमत द्वारा, नंबर दो, और दूसरा विशेष बहुमत या आधे राज्यों द्वारा, तो ये दो 368 के अंडर है। ओके, साक्षी क्या बताना है, देखिए ये जो हमने तीन बताए ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर विशेष बहुमत द्वारा है और आधे राज्यों की सहमति द्वारा है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, हो गया।
ओके, वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन कौन से हैं आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत द्वारा। ओके, तो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, जैसा कि हमने आप सबको पढ़ाया है ना। और अन्य सभी श्रेणियों, ऑल अदर कैटेगरी दैट डज नॉट रिक्वायर आइदर स्टेट कंसेंट और आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। अन्य सभी श्रेणियां जिन्हें या तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है या उन प्रावधानों का हिस्सा नहीं है जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधन या संशोधित किया जा सकता है। तो ऐसे संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी आर्टिकल 368 के अंडर, जो आपकी स्क्रीन पर है। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या निर्देश और अन्य सभी श्रेणियां जिन्हें या तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है या उन प्रावधानों का हिस्सा नहीं है जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। अर्थात ऐसी संशोधन जिन्हें हम साधारण बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत की दर्जे में रखते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं राज्यों की सहमति के बाद संशोधन किए जा सकने वाले किए जा सकने वाले संविधान के प्रावधानों में शामिल, जिसमें राज्यों की सहमति के बाद ही होगा। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर। अब हम लोग आते हैं ये 368 का सेकंड भाग है। ओके, आर्टिकल 368 का भाग है ये सेकंड, राज्यों की सहमति के द्वारा। सोनिया, लास्ट वाला ऐसे संशोधन जिनमें साधारण बहुमत से नहीं किए जा सकते या साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किए जा सकते, उन्हें 368 के अंडर विशेष बहुमत के अंडर लाया जाता है, तब संशोधन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रावधान, ऐसे संशोधन जिनमें साधारण बहुमत में नहीं होते हैं, साधारण बहुमत से संशोधित नहीं होते, उनको हम राज्य की विशेष सहमति के अंडर लाते हैं आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत के माध्यम से। ओके गुड्डू, डीपीएसपी क्या है? जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या निर्देश है ना। अब आपको, आप कह रहे हैं डीपीएसपी ही रिपीट कर दीजिएगा, तो उसके लिए क्लास के लास्ट में करेंगे। ओके, क्योंकि बीच में पूरा टॉपिक यहाँ से वहां हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की सहमति के बाद संशोधन किए जा सकने वाले संविधान के प्रावधानों में शामिल क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी रीति। पहला, ये राज्यों की सहमति पर होंगे ये संशोधन। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एवं उसकी रीति। संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची। संसद एवं राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियां। आर्टिकल 368 स्वयं, उसको भी हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन राज्यों की सहमति द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप संविधान में कुछ भी संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है, बस राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, है ना। यहां तक क्लियर। अभी तक जो टोटल संशोधन हुए हैं, मुझे जितनी जानकारी तो 105 हुए हैं, बकाया अभी जो भी बड़े होंगे तो मैं उसका अपडेट आपको दे दूंगा। ओके, यहां तक क्लियर है। सीटों से संबंधित है, राज्यों का प्रतिनिधित्व अर्थात सीटों से संबंधित, है ना। चलिए एक बार थम्स अप दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? फिलहाल फाइल आपको पहले से अपलोड नहीं थी, इसलिए आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अभी अपलोड कर देंगे तो पढ़ लीजिएगा। अब आता है 368 के दायरे से बाहर, अर्थात जो आपके लचीलेपन साधारण बहुमत से हो जाते हैं। ऐसे मामलों में प्रावधानों में संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित कर लिए जाते हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ओके, जो भी नए राज्य का प्रवेश करेंगे या नए राज्य का गठन करेंगे या मौजूदा राज्यों जो भी अभी हैं राज्य, उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन, तो ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं। ओके, चलिए। और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्षों, न्यायाधीश आदि की परिलब्धियां या विशेष भत्ते एवं विशेष अधिकार, है ना। हाँ, ये विश्वजीत 368 के बाहर है। ओके, ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं। यस, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्यों का प्रवेश या गठन, है ना, और राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। जो भी विधान परिषद होता है राज्य का, उसे समाप्त भी किया जा सकता है या उसे बनाया भी जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और दूसरी अनुसूची में जो आते हैं आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए जो भी परिलब्धियां अर्थात जो भी उनकी सुविधाएं हैं, उनके लिए सुविधाएं जैसे भत्ते हैं, विशेष अधिकार हैं उनके, ये सारी चीजें बढ़ाई जाती हैं। और अगला है आपका राज्य भाषा का प्रयोग है ना। नागरिकता की समाप्ति या प्राप्ति के लिए भी बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में उप न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय को अधिक क्षेत्राधिकार, राजभाषा का प्रयोग, है ना। सिटीजनशिप को आप समाप्त कर सकते हैं या फिर दे भी सकते हैं। सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, है ना। केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। संशोधन काफी ज्यादा हो गए हैं, 105 तो बहुत पुराना डाटा है। मैं आपको अभी 2023 तक का न्यू डेटा दे दूंगा कल। ओके, ये सारी चीजें आपकी संशोधन में हैं। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, जैसे जीएसटी है ना, ये सारे विशेष राज्यों की स्वीकृति पर होते हैं। ओके, वस्तु और विशेष सेवा कर परिषद। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां, प्रेसिडेंट की कुछ शक्तियां देखेंगे। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है ना। तो संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जीएसटी क्या है सर? ये जीएसटी आपको नहीं है पता? नहीं है पता? वस्तु और सेवा कर परिषद,
ओके। जीएसटी लगता है, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, कहते हैं उस पे जीएसटी है, तो इसके बारे में जो कानून बना था वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा बना था। हाँ, साक्षी नोट क्या करना है? हाँ, ये अगला टॉपिक है अब आपका। यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगला टॉपिक जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। छठवीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। ओके, करिश्मा। चलिए, अब आते हैं हम लोग परिचय पर। थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, कैसा क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। मूल संरचना क्या है संविधान की। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अविकृत सिद्धांत या अवधारणा दी गई है। मूल संरचना संविधान की आत्मा और नींव को संदर्भित करती है, अर्थात प्रस्तावना। आर्टिकल 368 के तहत संसद की संशोधन शक्तियों को प्रतिबंधित करता है और राज्य के मनमाने एवं अत्याचारी कार्यों से संविधान की रक्षा भी करता है। अब आते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इस पर विवाद के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में आपको केस पता ही है, केशवानंद भारती हुआ था, जो क्या कहता है कि आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें और मूल अधिकार में आपके प्रस्तावना में बता दिया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं आपकी जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग मूल संरचना पर बात करेंगे। अच्छा, आप लोग मूल संरचना से क्या समझते हैं? चलिए बताइए। बताइए। यस, वेरी गुड करिश्मा। साक्षी, ये सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, सारी चीजें डिस्कस होंगी। ओके, कहाँ से क्या लिया गया है, थोड़ा बहुत जो हमने इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया है, लेकिन उसका भी हम आपको एक चार्ट देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। ओके, संसद साउथ अफ्रीका से लिया। चलिए, मूल संरचना अर्थात प्रस्तावना। इसमें क्या है कि राज्य के मनमाने एवं अत्याचारी कार्यों पर, जैसा कि हमने आपको बताया, उन पर रोक लगाने के लिए कराया जाता है ये। और यह इस प्रश्न के साथ स्टार्ट होती है कि आर्टिकल 368 के तहत संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि आर्टिकल 368 में क्या कहा जाता है कि भाई राज्यों की सहमति से हम कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं, है ना। लेकिन बात, एक पॉइंट उठता है ये कि अब आप आर्टिकल 368 के अंतर्गत सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें इतना बता दीजिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका आप संशोधन कर सकते हैं या नहीं। और इसके लिए कई केस आए, जैसे केस हुआ था आपका शंकरी प्रसाद केस 1951, 1951। इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन संसद कर सकती है। ओके, जो जजमेंट आया था शंकरी प्रसाद केस में, तो उसमें क्या होगा कि संशोधन कर सकती है, राइट। फिर आता है अगला गोलकनाथ केस 1967। इसमें बात कह दी जाती है कि अब मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब भाई जब दो केस हो गए और एक में नहीं और एक में हाँ, तो फिर मुद्दा काफी बड़ा बन जाता है। फिर आता है केशवानंद भारती। तब केशवानंद भारती में 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और इसमें बात कही जाती है, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और इसमें कहा जाता है कि भैया हम सही मानेंगे, लेकिन प्रस्तावना पर कोई प्रभाव ना हो। आप संशोधन करिए,
लेकिन संविधान की जो मूल संरचना अर्थात प्रियम्बल है, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होना चाहिए। उसकी जो मूल संरचना है कि समानता तो सबको समानता, स्वतंत्रता तो सबको स्वतंत्रता, है ना? जस्टिस न्याय तो सबको न्याय होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारती जो केस था 1973, इसमें फाइनल कर दिया गया था कि भाई अब आप किसी भी प्रकार का फेरबदल एंड खूब करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी मूल संरचना जो प्रस्तावना है उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980, जिसमें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, एक्ट आता है, तो उसमें असंवैधानिक घोषित किया जाता है। ओके, कि भाई अब आप अगर किसी प्रकार का संशोधन करेंगे मौलिक अधिकार में तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ओके, 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1971 में आता है, तो उसमें आर्टिकल 13 भी ऐड किया जाता है, आर्टिकल 368। और आर्टिकल 13 में क्या कहा जाता है मैंने आपको बताया है। हाँ, केशवानंद भारती एक केस था, उसमें व्यक्ति था, ये भारत सरकार केरल राज्य पर था। ठीक है, तो एक्ट आता है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आता है 1971 में, और इसमें दो आर्टिकल लाए जाते हैं, आर्टिकल 330 और 368, दो लाए जाते हैं। 30 कानून की परिभाषा में संवैधानिक संशोधन एक्ट नहीं आते। ओके, और 368 में संसद किसी भी भाग में संशोधन अर्थात फंडामेंटल राइट में भी हो सकते हैं, लेकिन संविधान में ऐड ये दोनों चीजें कर दी गई थी, आर्टिकल 13 एवं आर्टिकल 368, आर्टिकल 24 सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 के तहत दोनों चीजें ऐड कर दी गई कि कानून की परिभाषा में संवैधानिक संशोधन एक्ट नहीं आते हैं, और 368 में कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, प्लस फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, बस मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, और इसमें कहा जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आपको अगर याद होगा। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि संसद किसी भी प्रकार का संशोधन ला सकती है तथा न्यायपालिका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया कि संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकती है। तो ये हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू आ गया है, अमेरिका से प्रभावित होकर हमने लिया है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ें। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? एक बार थम्स अप दीजिए, और यहाँ किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही कई केस हैं, इंदिरा नेहरू गांधी मामला है ना, कई केस हैं इसमें। ओके, मैं आपको एक केस की जो मुकदमे हुए हैं उनकी एक लिस्ट भेज दूंगा, मेरे पास जो बुक है उसमें एक लिस्ट दी गई है, तो वो मैं भेज दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मूल ढांचे के तत्व कौन से हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या घोषणा की गई थी, वो चीजें आपको सारी पता चल जाएंगी। ओके, लेकिन वो केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो केस इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको यहाँ लिख दिए हैं। ओके, बकाया वही है कि आप केस पढ़ेंगे फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए उतना पढ़िए जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, आवश्यक है। अब आते हैं कुछ कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स, संविधान के कुछ घटक आते हैं, सामग्री कि संविधान सर्वोच्चता है, भारतीय राजनीति की संप्रभु एवं लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रकृति है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र होगा, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होगा, संविधान का संघीय चरित्र होगा, ये सारी चीजें हैं। सब कुछ भेज देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। समिति आपको नोट करना होगा साक्षी,
लिस्ट अगर हमारे पास समय होगा तो हम बना देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं बना पाएंगे। राष्ट्र की एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों की बीच, अर्थात फंडामेंटल राइट एंड निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। और सामान्य संतुलन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति है ना। और अनुच्छेद 32, 136 और 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां, ये सारी चीजें दी गई हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ, साक्षी क्या कह रही हैं? सर, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, हाँ एक ही है। मैंने आपको बताया था जब क्लास पढ़ाई थी। कि भाई हिंदी में बार बार शब्द मतलब चेंज नहीं करता है, बस मैनिपुलेट करता है एनटीए, और कुछ नहीं। अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए, ओके, क्लियर है सभी को, है ना। अब हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट की पावर एवं फंक्शन, अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियां, शक्ति और कार्य। ओके, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ देख लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएमओ एवं अटॉर्नी जनरल, ये सारे इसमें शामिल हैं। भाग 5वें, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। राज्य के प्रमुख अर्थात नाम मात्र कार्यकारी होते हैं और उनके नाम एवं मोहर के तहत सभी नियम एवं कानून बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के। वह भारत के प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। देखा जाए तो नाम मात्र के हैं, लेकिन जब भी दौरा लगता है तो प्रधानमंत्री का लगता है, राइट। ये चीज यहाँ याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो कि भाई जॉब भी कर रहे हैं हम राष्ट्रपति बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार चुनाव जीतने के बाद उसे संसद की किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अर्थात जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो सारे सदन की सदस्यता उसे त्यागनी होती है। ओके, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है? तो राष्ट्रपति का 5 साल की अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जो वोट ट्रांसफरेबल होता है ना। और मतलब लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, बकाया वहाँ के जो सदन के सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। वह भारत के लोगों द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें शामिल कौन-कौन होते हैं? सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, पौंडुचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ये प्रणालियां हमने आपको पढ़ाई है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ओके, अब एक चीज याद रखिए, मनोनीत सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। ओके, किन द्वारा होता है? सिर्फ निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ओके, राष्ट्रपति को फिर से चुना जा सकता है
मतलब अगली बार भी वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर भी त्याग देता है, लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 के माध्यम से भी हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया चलाकर। महाभियोग प्रक्रिया आप जानते होंगे, इसके बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे कैसे क्या चलाई जाती है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, नॉर्मल इतना समझ लीजिए कि महाभियोग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ लाई जाती है, जिसमें माना जाता है कि अगर राष्ट्रपति ने कहीं भ्रष्टाचार या गलत काम किया है या वो काम नहीं कर रहा है सही से, तो उस पर हम लोग महाभियोग प्रक्रिया चलाएंगे और फिर उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंतिम निर्णयों पर वेट करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह एवं विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, ना कि निर्वाचन मंडल या निर्वाचन आयोग द्वारा। यदि रिक्ति सृजित की जाती है, अर्थात जब इनकी पोस्ट खाली होती है, तो स्वयं इस्तीफा, निष्कासन, मृत्यु अनुच्छेद 62 एवं 65 के तहत, तो वाइस प्रेसिडेंट बीपी कार्यवाहक एवं राष्ट्रपति या सीएजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। ओके, या फिर जो उपराष्ट्रपति होंगे वो संभालेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। यह साक्षी। ओके, अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां और कार्य हम लोग देख लेते हैं। कार्यकारी शक्तियां क्या हैं? सरकार द्वारा सभी कार्यकारी कार्रवाई उनके नाम से किए जाते हैं एवं लिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की सलाह से पीएम और सदस्यों की परिषद की नियुक्ति की जाती है और वे उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अर्थात जब तक राष्ट्रपति का लगेगा कि हाँ ठीक है ना, तब तक ये लोग रहते हैं, वरना हटा दिया जाता है। और कैग, ईयू, ईसी, इलेक्शन कमीशन है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। हाँ हाँ, वो चीजें सारी पढ़ेंगे। 6 महीने के बाद चुनाव करा दिए जाते हैं, 6 महीने के अंदर। विधायी शक्तियां क्या है? सदनों के सत्र केवल लोकसभा के मामलों में मतलब उन्हें बुलाना एवं उन्हें भंग कर सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत। सदस्यों को आरएस मतलब राज्यसभा के नामांकित करना। वीटो शक्तियां, पूर्ण वीटो है उनके पास, सस्पेंस वीटो है एवं पॉकेट वीटो है। इन वीटो पावर के बारे में आपको पढ़ के आना है, कैसी क्या पावर होती है ना। ये आर्टिकल 111 है ना, आर्टिकल 21 सरकार द्वारा आरक्षित विधेयकों के मामले में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 1 to 3। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है और जो भी आपको समझ में ना आए तो आप पूछिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ चीजें थोड़ा ऊपर ही ऊपर देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आर्टिकल पूछ लेंगे और वीटो पावर पूछ लेंगे, बस, है ना। यस, नाम मात्र का होता है, लेकिन कार्य उसके प्रति उसके नाम पर प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद करती है। अब उनकी प्रतिरक्षण अर्थात इम्यूनिटी पावर क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए तो कानूनी दायित्व से प्रतिरक्षा, कार्यालय के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं, है ना। अगर कार्यालय उनका चलता है तो कभी भी कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पहले से 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही सिविल कार्रवाई होगी। मतलब 2 महीने पहले आप नोटिस दीजिएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई कीजिएगा कि भाई जो भी उनका कार्य है वो पूरा सेटल करके उसके बाद आपकी कार्रवाई स्टार्ट होगी। फाइनेंस, वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? धन विधेयक संसद में उसकी पूर्व संस्कृति से प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ हमने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा संशोधन हो जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट रखता है, आर्टिकल 112। सिफारिश के बिना, उसकी सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के विवरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। एक चीज याद रखिएगा, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति वो गठन करते हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल। ओके,
यस करिश्मा। अब आती है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ देख लेंगे, जैसे सीएजी, एससी एवं एससी के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, है ना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अर्थात उन्हें बस आप एडवाइस दीजिएगा, ये मत बताइएगा कि हमें ये अप्लाई करना है या नहीं। आप एडवाइस देंगे, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। और कुछ उनके पास न्यायिक शक्तियों में क्षमादान, लघुकरण, परिहार, राहत एवं को वापस लेना, ये अनुच्छेद 72 में बताया गया है, तो इसको भी आपको देखना है। ओके। तो भाई लोगों को फांसी माफ करना, ये उनकी शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियां, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल्स अर्थात राष्ट्रपति शासन 356 एंड 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये सारी चीजें आपको यहाँ याद है। ओके। तो यहाँ हमारा सेशन समाप्त हो गया। तो 1 घंटे में हम लोगों ने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए। जितने जल्दी आप लोग टॉपिक क्लियर कर लेंगे, उतने जल्दी हमारी चीजें सारी समाप्त हो जाएंगी। यस, वेरी गुड करिश्मा। वही राज्यपाल का होता है। देखिए, जब चीजें क्या है, यूनिट पूरा होगा, ठीक है? हर चीज एक दूसरे से, हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, ठीक है? क्योंकि एनटीए का कोई भी एग्जामिनेशन कंपनी सिलेबस ऐसा बनाती है कि वो हर एक चीज दूसरे से लिंक हो, है ना? ताकि आपको सारा ही पढ़ना पड़े। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तब आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में अंतर समझ में आएगा। तब आपको लगेगा राज्यपाल और राष्ट्रपति बस सेम है, बस नाम अलग, उनके नाम अलग हैं और कार्य थोड़े अलग हैं, बस। साधारण बहुमत का अर्थ ये होता है, विश्वजीत, जैसे मान के चलिएगा, छोटे छोटे परिवर्तन, जैसे राज्य का नाम का परिवर्तन, राज्य की सीमा बढ़ाना, है ना? तो इसके लिए कभी कोई वो नहीं चाहिए उन्हें कि हर राज्य से अनुमति चाहिए, या फिर सदन में 2/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जितने लोग हैं उन्हीं में हो जाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिएगा, आपके घर में आपको अगर स्कूल जाना है, तो आपके लिए वो साधारण है, किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। और आपको जहाँ दोस्त की पार्टी में जाना होगा, है ना? किसी से मिलने जाना होगा, या फिर आपको कहीं घूमने जाना होगा, तो आप घर में अनुमति लेंगे, राइट? तो वो विशेष बहुमत हो जाता है। यस, साधारण बहुमत 368 में नहीं है। तो 368 के बाहर जितने भी संशोधन होंगे, वो साधारण बहुमत होंगे, और जो अंडर होंगे तो विशिष्ट बहुमत एवं विशेष बहुमत होंगे। 2 टॉपिक सर, 2 टॉपिक कौन से मुनिया? 3 टॉपिक हो गए हैं मुनिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, और तीसरा प्रेसिडेंट पावर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस यस करिश्मा। चलिए, किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं सेशन समाप्त करूंगा। तो कल मॉर्निंग फिर क्लास हम लोग मिलेंगे सुबह 9-7 बजे, और जिसमें हम लोग फिर से क्लास करेंगे, है ना? तो कोशिश है जल्दी से जल्दी सिलेबस समाप्त कराने की। गुड मॉर्निंग मिस प्रिया शर्मा, आप लेट हो गए हैं, समाप्त हो चुकी है क्लास। विश्वजीत, देखिए सर, आप बता रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना में यह दिख जाता है कि कौन से अनुच्छेद में संशोधन होगा या कौन से में।
विश्वजीत, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि अनुच्छेद में दिख जाता है। मैंने ऐसा कहा कि किन शब्दों में शब्द उसके, देखिए जैसे न्याय है, ठीक है। अब न्याय कैसे हो सकता है? एक सामाजिक न्याय होता है, एक आर्थिक न्याय होता है ना? एक राजनीतिक न्याय होता है। तो हम संविधान की प्रस्तावना में इतना देख सकते हैं कि हमारा राज्य, हमारा देश किन किन बातों को मानता है और क्या क्या चीजें हैं इसमें। ये नहीं दिखता है कि किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन होता है या संशोधन होता है ना? ये चीज याद रखिएगा। एक ही घंटा हुआ है, अगली क्लास भी कर देंगे। ओके, देखिए मैं तो टारगेट लेके चला हूँ कि भाई 3-4 टॉपिक होंगे पर डे, 2-3 क्लास का। जितने जल्दी आपको समझ में आएगा उतने जल्दी हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। मुनिया, एक ही क्लास में सारे टॉपिक आ गए, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं। प्रिया, इट्स ओके विशु जी। अच्छा मुनिया, हाँ, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? चलिए समझ लेते हैं। हाँ, ऐसा ही अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, है ना? मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी, एवं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अच्छा, ये मुनिया का क्वेश्चन है। सर ये अच्छी से समझ आ रहा है तो आप ज़्यादा टॉपिक भी करवा सकते हैं। ओके, पहले ये देखिए, अब साक्षी इनका भी तो डाउट है तो वो तो हम बता रहे हैं ना। अच्छा हमें ये बताइए मिस मुनिया, तो आपके जो कर्तव्य हैं, कैसे बड़ों की बड़ों का सम्मान करना, ठीक है? तो इसके लिए आप सम्मान करेंगे, ये आपकी नैतिकता है कि आपको सम्मान करना है या नहीं, ये आपका कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार क्या है? ये आपको राज्य के अगेंस्ट दिए जाते हैं और ये राज्य आपको देता है, भाई ये आप हमारी सुरक्षा के लिए करेंगे। ये कैसे होते हैं? ये राज्य की निरंकुश एवं तानाशाही को रोकते हैं, है ना? और इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है संसद की अनुसार। मूल कर्तव्यों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इन्हें एक अप्लाई कानून के भी द्वारा कराया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको कई कानून बताए थे कि वन संरक्षण अधिनियम, है ना? कि वनों की ज़्यादा कटाई नहीं होनी चाहिए, मतलब पर्यावरण से संबंधित। इसमें कर्तव्य बताए हैं कि हमारे जो मतलब महापुरुष हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पर्यावरण है, बड़ों का सम्मान है, शिक्षा आदि चीज़ें ये सारी मूल कर्तव्य में आती हैं। और ये मौलिक अधिकार कुछ हैं हमारे, जैसे स्वतंत्रता समानता के लिए है, हमने आपको आर्टिकल भी बताए थे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ओके मुनिया, एक बार पढ़िएगा। सिर्फ मूल कर्तव्य जस्टिसिएबल नहीं है और नॉन जस्टिसिएबल है, और मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है। अर्थात मौलिक अधिकारों के लिए हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, मूल कर्तव्यों के लिए नहीं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिएगा, अगर आप अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते तो मम्मी पापा आपके लिए कहाँ, कोर्ट थोड़ी ना जाएंगे, ठीक? और मौलिक अधिकार क्या होंगे? जैसे आपको राज्य ने स्वतंत्रता नहीं दी, है ना, कि भाई आप गरीब हैं, या भेदभाव किया कि आप गरीब हैं तो आप दबे कुचले रहेंगे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ओके, समझ में आया? यस, लड़ भी सकते हैं, कोर्ट में जाके, है ना? आपस में नहीं लड़ सकते हैं। ओके करिश्मा, ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आपकी, है ना?
चलिए, अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो हम कल ही करेंगे, है ना? क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा, आप लोगों को रिवीजन भी करना है ना? ज़्यादा एकदम से ये नहीं कि टॉपिक सारे समझ में आ गए, लेकिन याद भी तो करना है। ओके? चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच्ड एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग मिलते हैं कल। हाँ, आप लोग क्लास जा सकते हैं, ठीक है? अब क्लास नहीं होगा। ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।